रात के 9:30 बज रहे थे। कुसमुही जंगल के वन दरोगा राकेश कुमार गश्त करते हुए बुढ़िया मार्ग दुर्गा मंदिर रोड पर मंदिर से थोड़ा आगे बढ़े थे कि वहां लगे खड़ंजे पर उन्हें एक शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा शव किसी महिला का था। वो हरा सूट पहने हुई थी। उसके दोनों पैरों में चांदी की पाजेब थी। लाश के पास ही एक पीले रंग की शॉल भी पड़ी थी। सिर पर पीछे की ओर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। वहां बने घाव से अभी भी खून बह रहा था। इससे उन्हें लगा कि यह हत्या अभी ही की गई है। राकेश कुमार ने फोन द्वारा थाना खोरवार के थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव को शव पड़े होने की सूचना दी। वो गाय घाट मर्डर केस को लेकर वैसे ही परेशान थे। इस लाश ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। बहरहाल उन्होंने ये सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और खुद पुलिस बल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव, एसपी परेश पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार भी मौके पर पहुंच गए। मृतका के सिर से बह रहे खून से पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि हत्या एक आध घंटे के अंदर हुई है। मृतका की उम्र 24-25 साल थी। घटना स्थल पर संघर्ष के निशान थे। खड़ंजे से कुछ दूरी पर जूते और दुपहिया वाहन के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब हत्यारे मोटरसाइकिल से आए थे। मृतका की छाती पर भी जूते के निशान मिले थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्यारे मृतका से नफरत करते रहे होंगे। लाश के निरीक्षण के दौरान मृतका की दाहिनी हथेली पर पुलिस को एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने वो मोबाइल नंबर नोट करके शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव ने मृतका के पास से मिला सामान अपने कब्जे में ले लिया ताकि उसकी शिनाख्त कराने में मदद मिल सके। ये 31 दिसंबर की रात की बात थी। 22 दिसंबर की सुबह उन्होंने मृतका की हथेली से मिले मोबाइल नंबर पर फोन किया तो दूसरी ओर से फोन उठाने वाले ने हेलो कहने के साथ ही उनके बारे में भी पूछ लिया। मैं गोरखपुर के थाना खोरवार का थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव बोल रहा हूँ। उन्होंने अपना परिचय देते हुए पूछा, ये नंबर आपका ही है? आप कहाँ से और कौन बोल रहे हैं? साहब, मैं अजय गिरी बोल रहा हूँ। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? ये नंबर एक महिला की हथेली पर लिखा था जिसकी हत्या हो चुकी है। उसका हुलिया कैसा था? अजय गिरी ने पूछा। थाना प्रभारी ने हुलिया बताया तो अजय ने छूटते ही कहा, साहब, ये हुलिया तो मेरी पत्नी रिंकी का है। क्या उसकी हत्या हो चुकी है? दिसंबर 2013 को छोटे बेटे सुंदरम को लेकर वो घर से निकली थी। तब से उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी तलाश में मैं बड़े भाई की ससुराल मधुबनी आया था। ऐसा करो, तुम थाना खोरवार आ जाओ। मरने वाली तुम्हारी पत्नी है या कोई और, ये तो यही आकर पता चलेगा, थाना प्रभारी ने कहा। लेकिन मृतका के पास से हमें कोई बच्चा नहीं मिला है। भगवान तुम्हारे साथ अच्छा ही करे। अजय ने पत्नी के साथ बच्चे होने की बात की थी, जबकि महिला के लाश के पास से कोई बच्चा नहीं मिला था। इससे थाना प्रभारी थोड़े परेशान हो गए कि उसका बच्चा कहाँ गया। बच्चे की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारों ने बच्चे को कहीं दूसरी जगह ले जाकर ठिकाने लगा दिया हो। गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई थी। अब ये अजय के आने पर ही सुलझ सकती थी। उसी दिन शाम होते होते अजय थाना खोरवार आ पहुंचा। थाना प्रभारी ने मेज की दराज से कुछ फोटो और लाश से बरामद सामान निकालकर उसके सामने रखे तो सामान और फोटो को देखकर वो रोने लग गया। थाना प्रभारी समझ गए कि मृतका उसकी पत्नी रिंकी थी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाकर उसे शव भी दिखाया गया। अजय ने उस शव की शिनाख्त अपनी पत्नी रिंकी के रूप में कर दी। अब सवाल ये था कि उसके साथ जो बच्चा था वो कहाँ गया। थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव द्वारा की गई पूछताछ में अजय ने बताया, रिंकी अपने 3 साल के बेटे सुंदरम को साथ लेकर ननद पुष्पा की ससुराल कुबेरिस्तान जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वहां जाने के लिए मैंने ही उसे जीप में बैठाया था। उसने 2 दिनों के बाद लौटकर आने को कहा था। 2 दिनों बाद जब वो घर नहीं लौटी तो मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया। उसका फोन स्विच ऑफ था। बाद में पता चला कि वो कुबेरिस्तान ना जाकर सीधे गोरखपुर में रहने वाले मेरे बहनोई तेज प्रताप गिरी के यहाँ चली गई थी। इसके बाद मैंने उनसे रिंकी के बारे में पूछा
तो उन्होंने बताया कि वो उनके यहाँ आई तो थी, लेकिन दूसरे ही दिन चली गई थी। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। अजय के अनुसार उसका बहनोई तेज प्रताप गिरी शाहपुर की द्वारिकापुरी कॉलोनी में किराए पर परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने उसी रात उसके घर से उसे पकड़ लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू हुई। तेज प्रताप गिरी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो काफी देर तक पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा। जब पुलिस को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, तब पुलिस ने अपने ढंग से उससे सच्चाई उगलवाई। तेज प्रताप ने पुलिस को जो बताया, उसी के आधार पर पुलिस ने बबलू और संदीप पाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मनोज फरार होने में कामयाब हो गया था। बबलू और संदीप से पूछताछ की गई तो पता चला कि रिंकी की हत्या के मामले में 2 महिलाएं रंभा और इसरावती भी शामिल थी। उसी दिन पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद अजय गिरी का 3 साल का बेटा सुंदरम भी सही सलामत मिल गया। गिरफ्तार 5 अभियुक्तों से की गई पूछताछ के बाद रिंकी की हत्या की जो कहानी सामने आई, वो इस प्रकार थी। पुलिस ने लाश बरामद होने पर हत्या का जो मुकदमा अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज किया था, खुलासा होने पर अजय से तहरीर लेकर अज्ञात हत्यारों की जगह मनोज पाल, बबलू, संदीप पाल, तेज प्रताप गिरी, रंभा, इसरावती और सरदार रकम सिंह के नाम डालकर नामजद कर दिया। 25 साल की रिंकी उर्फ रिंकू उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के थाना तरिया सुजान के गांव लक्ष्मीपुर राजा की रहने वाली थी। उसके पिता नगीना गिरी गांव में ही रहकर खेती करते थे। इस खेती से ही उनका गुजर बसर हो रहा था। उनके परिवार में रिंकी के अलावा 3 बच्चे और थे। नगीना के बच्चों में रिंकी सबसे बड़ी थी। रिंकी खूबसूरत तो थी ही, स्वभाव से भी थोड़ा चंचल थी, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता था। नगीना की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बच्चों को पढ़ाते, इसलिए उन्होंने रिंकी की पढ़ाई छुड़ा दी। रिंकी जैसे ही सयानी हुई, गांव के लड़के उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। चंचल स्वभाव की रिंकी शहजादियों की तरह जीने के सपने देखती थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ सपना ही था। यही वजह थी कि पैसों के लालच में वो दलदल में फंसती चली गई। गांव के कई लड़कों से उसके संबंध बन गए थे। वे लड़के उसे सपनों के उड़न खटोले पर सैर करा रहे थे। जब इस बात का पता उसके पिता नगीना को चला, तो उन्होंने इज्जत बचाने के लिए बेटी की शादी कर देना ही सही समझा। उन्होंने प्रयास करके कुशीनगर के ही थाना पर हरवा के गांव पगरा बसंतपुर के रहने वाले पारस गिरी के बेटे अजय गिरी से उसकी शादी कर दी। पारस गिरी भी खेती से ही 7 सदस्यों के अपने परिवार को पाल रहे थे। शादी के बाद बड़ा बेटा नौकरी के लिए बाहर चला गया, तो उससे छोटा अजय पिता की मदद करने लगा। साथ ही वो एक ब्रीडिंग मटेरियल की दुकान, जहां वेल्डर का भी काम होता था, वहां पर नौकरी करता था। इस नौकरी से उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि उसका खर्चा आराम से चल जाता था। पारस ने बेटियों की शादी अजय की मदद से कर दी थी। पारस ने छोटी बेटी किरण की शादी जिला देवरिया के थाना तरकुलवा के गांव बालपुर के रहने वाले लाल बाबू गिरी के सबसे छोटे बेटे तेज प्रताप गिरी के साथ की थी। शादी के बाद तेज प्रताप किरण को लेकर गोरखपुर आ गया था, जहां शाहपुर की द्वारिकापुरी कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने लगा था। रिंकी ने शहजादियों जैसे जीने के जो सपने देखे थे, शादी के बाद भी वे पूरे नहीं हुए। वो खूबसूरत और स्मार्ट पति चाहती थी, जो उसे बाइक पर बैठाकर शहर में घुमाता, होटल और रेस्टोरेंट में खाना खिलाता। जबकि रिंकी का शहजादा अजय बेहद सीधा साधा, ईमानदार और समाज के बंधनों को मानने वाला मेहनती युवक था। दुनिया की नजरों में वो भले ही रिंकी का पति था, लेकिन रिंकी ने दिल से उसे कभी भी पति नहीं माना था। वो अभी भी किसी शहजादी की बाहों में झूलने के सपने देखती थी। रिंकी सपने भले ही किसी शहजादे के देख रही थी, लेकिन रहती अजय के साथ ही थी। वो उसके 2 बेटों सत्यम और सुंदरम की माँ भी बन गई थी। इसी के बाद अजय ने छोटी बेटी किरण की शादी तेज प्रताप से की, तो पहली ही नजर में तेज प्रताप रिंकी को सपने का शहजादा जैसे लगा। फिर आने जाने में तेज प्रताप पर रिंकी कुछ इस तरह से फिदा हुई कि उससे नजदीकी बनाने के लिए बेचैन रहने लगी। तेज प्रताप को रिंकी के मन की बात जानने में देरी नहीं लगी। सहरज के नजदीक पहुंचने के लिए वो जल्दी जल्दी ससुराल आने लगी। इस आने जाने का उसे लाभ भी मिला। इस तरह दोनों जो चाहते थे वो पूरा हो गया। रिंकी और तेज प्रताप के शारीरिक संबंध बन गए।
दोनों बड़ी ही सावधानी से अपनी अपनी चाहत पूरी कर रहे थे, इसलिए उनके इस संबंध की जानकारी किसी को नहीं हो सकी थी। तेज प्रताप पादरी बाजार पुलिस चौकी के पास छोले भटूरे का ठेला लगाता था। उसकी दुकान पर बबलू और संदीप पाल अक्सर छोले भटूरे खाने आते थे। बबलू और संदीप में अच्छी दोस्ती थी। उनकी उम्र 15-16 साल के करीब थी। तेज प्रताप के वे नियमित ग्राहक तो थे, इसलिए उनमें दोस्ती भी हो गई। बाद में पता चला कि वे रहते भी उसी के पड़ोस में थे। इससे घनिष्ठता और बढ़ गई। उनका परिवार सहित तेज प्रताप के घर आना जाना हो गया। एक बार रिंकी अजय के साथ ननद के घर गोरखपुर आई हुई थी, तो संयोग से उसी समय संदीप पाल की माँ रंभा किसी काम से तेज प्रताप से मिलने आ गई। रेखा ने रिंकी को गौर से देखा तो महिलाओं की पारखी रेखा को वो अपने काम की लगी। रिंकी ने तेज प्रताप के घर का रास्ता देख लिया तो उसका जब मन होता वो किसी न किसी बहाने तेज प्रताप से मिलने गोरखपुर आने लगी। रिंकी गोरखपुर अक्सर आने लगी तो रंभा से भी जान पहचान हो गई। रेखा के 20 साल के भांजे मनोज पाल की नजर मौसी के घर आने जाने में रिंकी पर पड़ी तो खूबसूरत रिंकी का वो दीवाना हो उठा। मनोज गोरखपुर में टेम्पो चलाता था। वो रहने वाला गोरखपुर के थाना गोला के गांव हरपुर का था। वो मौसी रेखा के यहाँ इसलिए बहुत ज्यादा आता जाता था क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था। रेखा देखने में जितनी भोली भाली लगती थी, भीतर से वो उतनी ही खुरापाती थी। उस औरत से पूरा मोहल्ला परेशान था। इसकी वजह ये थी कि वो कॉलगर्ल रैकेट चलाती थी। उसके इस काम में उसका भतीजा बबलू, बेटा संदीप और भांजा मनोज उसकी मदद करते थे। रेखा के अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों से अच्छे संबंध थे, इसलिए मोहल्ले वाले सब कुछ जानते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। रेखा ने रिंकी को पहली बार तेज प्रताप गिरी के यहाँ देखा था। तभी से वो भाप गई थी कि ये औरत उसके काम की साबित हो सकती है। उसने तेज प्रताप से रिंकी का मोबाइल नंबर लेकर उससे बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसे पता चल गया कि रिंकी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो उसे पैसे कमाने का रास्ता बताने लगी। फिर जल्दी ही रिंकी उसके जाल में फंस भी गई। रिंकी जब भी गोरखपुर आती, रेखा से मिलने उसके घर जरूर जाती थी। इसी आने जाने में अपनी उम्र से छोटे बबलू, संदीप और मनोज के साथ उसके संबंध बन गए। इन लड़कों से संबंध बनाने में उसे बहुत मजा आता था। रेखा का एक पुराना ग्राहक था सरदार रकम सिंह, जो सहारनपुर का रहने वाला था। उसने रेखा से एक कम सिंह खूबसूरत और कुंवारी लड़की की व्यवस्था के लिए कहा था, जिससे वो शादी कर सके। रेखा को तुरंत रिंकी की याद आ गई। रिंकी भले ही शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने में वो कमसिन लगती थी। इसलिए उसे कैसे और क्या करना है उसने तुरंत योजना बना डाली। अब तक रिंकी की बातचीत से रेखा को पता चल गया था कि वो अपने सीधे साधे पति से खुश नहीं है। उसे भौतिक सुखों की चाहत थी, जो उसके पास नहीं था। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। 1 दिसंबर 2013 को रिंकी छोटे बेटे सुंदरम को साथ लेकर गोरखपुर आ गई। संयोग से उसी दिन किरण किसी बात पर पति से लड़ झगड़ कर बड़ी बहन पुष्पा के यहाँ कुशीनगर चली गई। रिंकी ने वो रात तेज प्रताप के साथ आराम से बिताई। अगले दिन सुबह तेज प्रताप ने रिंकी को उसकी ससुराल वापस पठेरवा भेज दिया। इसके 2 दिनों बाद रेखा ने रिंकी को फोन किया। हालचाल पूछने के बाद उसने कहा, रिंकी, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खानदानी घर और वर ढूंढा है। अगर तुम अपने पति को छोड़कर उसके साथ शादी करना चाहो तो बताओ। रिंकी ने हामी भरते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। ठीक है, कब और कहाँ आना है मैं तुम्हें फिर फोन करके बताऊंगी। ये कहकर रेखा ने फोन काट दिया। 8 दिसंबर 2013 को फोन करके रेखा ने रिंकी से 11 दिसंबर को गोरखपुर आने को कहा। तय तारीख पर रिंकी अजय से बड़ी ननद पुष्पा के यहाँ जाने की बात कहकर घर से निकली। शाम होते होते वो रेखा के यहाँ पहुंच गई। उसने इसकी जानकारी तेज प्रताप को नहीं होने दी। रात रिंकी ने रेखा के यहाँ बिताई। 12 दिसंबर को रेखा ने भतीजे बबलू और भांजे मनोज के साथ उसे सरदार रकम सिंह के पास भेज दिया और उसके बेटे को अपने पास रख लिया। रिंकी को सिर्फ इतना पता था कि उसकी दूसरी शादी हो रही है, जबकि रेखा ने उसे सरदार रकम सिंह के हाथों 45,000 रुपए में बेच दिया था। रिंकी को वहां भेजकर उसने उसके बेटे को बेलीपाल की रहने वाली भाजपा नेता इसरावती के हाथों
30,000 रुपए में बेच दिया था। बच्चा लेते समय इसरावती ने उसे 21,000 रुपए दिए थे, बाकी 9,000 रुपए बाद में देने को कहा था। दूसरी ओर 2 दिनों तक रिंकी का फोन नहीं आया तो अजय को चिंता हुई। उसने खुद फोन किया तो फोन बंद मिला। इससे वो परेशान हो उठा। उसने पुष्पा को फोन किया तो उसने बताया कि रिंकी तो उसके यहाँ आई ही नहीं थी। अब उसकी परेशानी और बढ़ गई। वो अपने अन्य रिश्तेदारों को फोन करके पत्नी के बारे में पूछने लगा। जब उसके बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चला तो वो उसकी तलाश में निकल पड़ा। रिंकी का रकम सिंह के हाथों सौदा करके रेखा निश्चिंत हो गई थी, लेकिन सप्ताह भर बाद उसे बच्चे की याद सताने लगी तो वो रकम सिंह से गोरखपुर जाने की जिद करने लगी। तभी सरदार रकम सिंह को रिंकी के शादीशुदा होने की जानकारी हो गई। चूंकि रिंकी खुद भी जाने की जिद कर रही थी, इसलिए उसने रेखा को फोन करके पैसे वापस करके रिंकी को ले जाने को कहा। अब रेखा और मनोज की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि रिंकी आते ही अपने बेटे को मांगती, जबकि वे उसके बेटे को पैसे लेकर किसी और को सौंप चुके थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। रिंकी के वापस आने से उनका भेद भी खुल सकता था, इसलिए पैसा और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसे खत्म करने की योजना बना डाली। 21 दिसंबर 2013 को बबलू और मनोज सहारनपुर पहुंचे। रकम सिंह के पैसे लौटाकर वे रिंकी को साथ लेकर ट्रेन से गोरखपुर के लिए चल पड़े। रात 7 बजे वे गोरखपुर पहुंचे। स्टेशन से उन्होंने रेखा को फोन करके एक मोटरसाइकिल मंगाई। संदीप उन्हें मोटरसाइकिल देकर अपने गांव चोरी चोरा गोनर चला गया। आगे रिंकी के साथ क्या करना है ये रेखा ने मनोज को पहले ही समझा दिया था। मनोज बबलू रिंकी को लेकर कुसमुही जंगल पहुंचे। मनोज ने उससे कहा था कि वो कुसमुही के बुढ़िया माई मंदिर में उससे शादी कर लेगा। मंदिर से पहले ही मोड़ पर उसने मोटरसाइकिल रोक ली। तीनों नीचे उतरे तो मनोज ने बबलू को मोटरसाइकिल के पास रुकने को कहा और खुद रिंकी को लेकर आगे बढ़ा। शायद रिंकी मनोज के इरादे को समझ गई थी, इसलिए उसने भागना चाहा, लेकिन वो भाग पाती उसके पहले ही मनोज ने उसे पकड़कर कमर में घुसा 315 बोर का कट्टा निकालकर बट से उसके सिर के पिछले वाले हिस्से पर इतनी जोर से वार किया कि उसी एक वार में वो गिर पड़ी। घायल होकर रिंकी छटपटाने लगी। उसे छटपटाते देखकर मनोज ने अपना पैर उसके सीने पर रखकर दबा दिया। जब वो मर गई तो उसकी लाश को ठीक करके दोनों मोटरसाइकिल से घर आ गए। बाद में इस बात की जानकारी तेज प्रताप को भी हो गई थी, लेकिन उसने ये बात अपने साले अजय को नहीं बताई। रिंकी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त मनोज कुमार पुलिस के हाथ नहीं लगा था। सरदार रकम सिंह की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, वो भी फरार था, जबकि बाकी सभी अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।